नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z ई पाठशाला पे। मेरे साथ में आप दिल्ली सल्तनत काल पढ़ रहे हैं, जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने देख लिया है, जिसमें मैंने आपको सभी शासन इसके जो वंश थे वो हमने सभी आपको बता दिए थे। उसके बाद में इनकी इमारतें जो थी वो मैंने बता दी थी, और इनके समय पर जो किताबें लिखी गई थी वो भी मैंने आपको बता दी थी। आज के लेक्चर में हम जानेंगे इनकी शासन व्यवस्था कैसी थी, राजस्व कैसे कलेक्ट होता था, न्याय व्यवस्था कैसे थी, सैनिक संगठन कैसे थे, कला स्थापत्य कला कैसी थी, और इनके समय में और भी कौन कौन से छोटे छोटे राज्य स्थापित हुए थे उनके बारे में भी हम जान लेंगे आज। उसके बाद में मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो इसके बाहर पूछा जाए। इतना तो मैंने आपको इसमें सारी डिटेल बता दी है। जिन्होंने भी पहला और दूसरा लेक्चर नहीं देखा है वो उसको देख लें, उसको देखेंगे, इसको देख लेंगे आपका, फिर देखिएगा कहीं पे भी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। 100% कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती है, मैं भी कहता हूँ, और ये भी एकदम 100% कन्फर्म परफेक्ट नहीं है, ये भी मैं ये कह रहा हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। तो इसमें लेकिन ये मैंने पूरी उम्मीद लगाई है, इसमें सारी चीज़ों को देखकर मैंने इसमें लगाया है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन 90% क्वेश्चन जितने भी नॉर्मल बेस पे पूछे जाते हैं कि आपको पता होना चाहिए, उस हिसाब से मैंने इसमें सभी चीज़ों को शामिल कर लिया है। कुछ चीज़ें इधर उधर हो सकती हैं कि हाँ वो एक्स्ट्रा पूछ ली जाए, नहीं तो आप कहीं के भी क्वेश्चन उठा के नॉर्मली करेंगे तो आपको इसमें से सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। नहीं तो जो भी क्वेश्चन बचते हैं वो आप थोड़ा सा ऑप्शन के बेस पर भी जो है कर सकते हैं। चलिए देखेंगे, आज शुरू करते हैं। हमने सारे वंश पढ़ लिए, तुगलक वंश, मोहम्मद, ये सब जितने भी आए सब चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा। सैयद वंश पढ़ा, फिर लोधी वंश भी पढ़ लिया, फिर ये किताबें आपको बताई थी ये भी पढ़ लिया था आपने, फिर ये सब इमारतें थीं ये भी आपने पढ़ लिया था। इनसे बेस भी सब क्वेश्चन आते हैं कि ये कहाँ है और किसने बनवाया था। आज जो है हम दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे केंद्रीय शासन के बारे में। केंद्रीय शासन इनका कैसा था? दिल्ली सल्तनत में इस्लाम राजधर्म था और शासक वर्ग इस्लाम धर्म से संबंधित था। दिल्ली सल्तनत में शासन जो है कुरान के नियमों के अनुसार शासन करते थे। शासक कुरान के नियमों के अनुसार किससे करते थे? कुरान के नियमों के अनुसार करते थे। दिल्ली सल्तनत का प्रमुख सुल्तान कहलाता था। ये आपको हमने सबसे स्टार्टिंग से ही बता रखा है कि सबसे प्रमुख जो था वो सुल्तान कहलाता था। प्रशासन के सभी प्रमुख कार्य कौन करता था? सुल्तान करता था। सबसे ज़्यादा जैसे इस टाइम पे राष्ट्रपति होता है सर्वोच्च प्रशासक हम लोगों का, तो वैसे ही सर्वोच्च प्रशासक जो था वह सर्वोच्च पद होता था हमारे इसका, सुल्तान का सर्वोच्च प्रशासक होता था। और न्याय का भी सबसे बड़ा अधिकारी होता था। सर्वोच्च न्यायालय जैसे है तो वैसे ही इसी तरह ये न्याय का भी सबसे बड़ा अधिकारी होता था। सबसे बड़ा अधिकारी, ठीक, ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद यही जो है सर्वोच्च सेनापति भी था। सर्वोच्च सेनापति भी था। ये प्रधानमंत्री की सहायता करने के लिए प्रशासन में मंत्रिपरिषद होती है सहायता करने के लिए, वैसे ही प्रशासन में सुल्तान की सहायता करने के लिए भी एक मंत्रिपरिषद होती थी। मंत्रिपरिषद होती थी और जिसको क्या कहा जाता था? मजलिस ए खलवत। यहाँ पे डैश डैश हो लगा लीजिए। मजलिस ए खलवत कहते थे। मंत्री परिषद जो होती थी सुल्तान की सहायता करने के लिए उसको कहा जाता था मजलिस ए खलवत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको कृपया लाइक कर दीजिएगा, दूसरों को सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलिएगा और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। और आपने अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो सबसे पहले आप ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक, उससे आपका कुछ भी नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, आपका इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ पूरा वीडियो रहेगा। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको इसमें सब मिलेंगी, एनसीईआरटी बेस्ड होंगी, और भी जो मैं सब एग्ज़ाम और इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं उनको भी देख के ही बताता हूँ कि कोई भी चीज़ आपकी छूटे ना। क्वेश्चंस भी देख लेता हूँ कि किस बेस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, उसके बाद ही सब चीज़ों को शामिल करता हूँ, ठीक। फिर उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी ने व्यय के कागजात की देखभाल हेतु एक बनाया था दीवान वकूफ़। दीवान ए वकूफ़, ये भी पूछा गया है एक बार। दीवान ए वकूफ़, जो भी चीज़ें हम बताते हैं ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नए विभाग बनाए थे। कौन कौन से विभाग थे? दीवान रियासत और दीवान मुस्त खराज, ये 2 विभाग बनाए थे। ये कौन सा विभाग था? वाणिज्य मंत्रालय समझ लीजिए इसको, वाणिज्य मंत्रालय।
इसका मतलब था। फिर उसके बाद दीवाने मुक्त खराज का मतलब होता था वित्त विभाग। ये इसने विभाग दो अलग बनाए थे। इसके बाद में फिरोज तुगलक ने दो निजी विभाग बनाए थे। कौन कौन से? दीवाने बंदगान, इसको कहते थे गुलामों से संबंधित था ये चीज़ पूछी जाती है। अगर आप जो है देते हैं हमारे टेलीग्राम पर क्विज़ रोज़ डेली होता है, उस पर क्विज़ दे दीजिए आप, तो इस सब पे बेस्ड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं पुराने ईयर के आए हुए, उन सबको मैं करवाता रहता हूँ। फिर दूसरा दीवाने खैरात, ये किससे संबंधित था? दान से संबंधित था। साथ ही लोक निर्माण विभाग भी उसने बनवाया था। ये पूछा गया क्वेश्चन है। अभी आपने अगर आज क्विज दिया होता तो इसमें जो इसका एक क्विज तो इसमें मिल जाता आपको, लोक निर्माण विभाग। ठीक, इसी ने ही बनवाया था और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि लोक निर्माण विभाग जो है किसने बनवाया था। दिल्ली सल्तनत के प्रमुख पदाधिकारी कौन कौन थे तो जान लेते हैं। इनके बारे में भी पूछा जाता है, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा बहुत जगह। यूपीपीएससी में भी पूछा गया, यूपी ट्रिपल एससी में भी पूछा गया, और भी एसएससी में भी बहुत बार इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या है? नाइब किसको कहते थे? सुल्तान के बाद सबसे बड़ा अधिकारी कौन था? सबसे प्रमुख अधिकारी नाइब कहलाता था। सुल्तान से छोटा होता था जो सबसे, लेकिन और सारे लोगों से सबसे ऊपर होता था, उसको नाइब कहा जाता था। फिर वजीर का नंबर आता था। ये होता था वित्त या राजस्व विधान का मंत्री होता था, या आप कह लीजिए प्रधान कह लीजिए इसको, कि सबसे बड़ा पद इसका था। फिर मुशरिफ होता था महालेखाकार। इन सब चीज़ों को आपको अगर जैसे एक बार वीडियो देख लेते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो दोबारा में आप इसकी स्पीड बढ़ा कर देख सकते हैं। हमेशा कोई भी चीज़ को आप दोबारा स्पीड बढ़ा के देखेंगे तो और जल्दी में वो ख़त्म हो जाएगा। जहाँ आधे घंटे का वीडियो है 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा और आपको चीज़ें रिवाइज भी हो जाएंगी। मुस्तौफी महालेखा परीक्षक होता था। फिर उसके बाद में आता था दीवान ए आरिज होता था सेना विभाग का प्रमुख होता था। इसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दीवान इंसा होता था शाही पत्र व्यवहार करता था, ये शाही पत्र व्यवहार। फिर उसके बाद में काजी उल कुजात, ये इम्पोर्टेंट है, ये न्याय विभाग का प्रधान होता था, फिर धर्म विभाग का प्रधान होता था सद्र उस सुदूर, ये होता था धर्म विभाग का प्रधान। फिर गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था बरीद ए मुमालिक, गुप्तचर विभाग का होता था। ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, इनमें से बहुत कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है। फिर एक इसको तो आप याद कर लेंगे ऐसे ही, ज़्यादा खजीन से होता है खजांची, कहते थे उसको कोषाध्यक्ष। फिर राज दरबार का प्रबंधक होता था बारबक, राज दरबार देखता था। फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे अमीर ए मजलिस सभाओं दावतों और उनका सबका प्रबंधक होता था। इसके बाद एक जो है इम्पोर्टेंट होता था, ये भी एक बार पूछा गया है, पेंशन विभाग का, उस टाइम पे भी पेंशन चलती थी, दीवान ए इस्तिहाक, ये पेंशन विभाग का होता था अध्यक्ष। ठीक, ये चीज़ें हो गई इंपॉर्टेंट जो थी आपकी। इसके बाद जानते हैं प्रांतीय शासन के बारे में। प्रांतीय शासन जो है वो भी यहाँ भी होगा। प्रांतीय शासन भी केंद्रीय शासन के समान होता था। राज्य की सबसे छोटी इकाइयों में बांटा जाता था। कौन कौन सी छोटी छोटी इकाई होती थी? सबसे छोटी इकाई होती थी उसको कहा जाता था इक्ता कहा जाता था। इक्ता का प्रधान कौन होता था? इक्ता, इसका प्रधान होता था मुक्ति इसको बोला जाता था, और या फिर इसको ये भी बोला जाता था कहीं पे नाजिम, नाइब, सुल्तान, और या फिर वली,
ये सब इसके नाम होते थे। एकता का जो प्रधान होता था उसका नाम मुफ्ती, नजीम, नाइब सुल्तान और वली, इन सब नामों से उसको पुकारा जाता था। एकते में एक और अन्य पदाधिकारी कौन होता था? ख्वाजा। ख्वाजा ख्वाजा ठीक, ख्वाजा होता था जो वित्तीय मामलों में वली का सहायक होता था, वित्तीय मामलों के लिए। ये हो गया, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद अपने अपने एकताओं में मुफ्ती या वली को वे संपूर्ण अधिकार मिलते थे जो केंद्र में शासक को मिलते थे, सुल्तान को मिलते थे केंद्र में। फिर राजस्व वसूली के अनेक कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती थी जो राजस्व का वसूलते थे। इनमें नाजीर था, नाजीर ये, और एक और था वाकूफ़, ये जो हैं प्रमुख थे। ये कौन है? ये कर्मचारी राजस्व वसूलने के लिए आते थे। प्रांतों में काजी तथा कुछ अन्य निम्न श्रेणी के कर्मचारी भी होते थे। एकताओं को सिकों में बांटा गया था। इसका प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था। सिकदार सिकों में बांटते थे, ठीक, एकता को। फिर उसके बाद में सिकों में बांट देते, फिर उसका सिकदार होता था जो एक सैनिक अधिकारी होता था, सैनिक अधिकारी, ठीक, ये चीज़ हो गई। फिर सिकों को परगना में फिर बांट दिया जाता था। जैसे एकता हुआ, उससे छोटी इकाई सिकों हो गई, सिकों से फिर एक और छोटी इकाई उसकी हो गई परगना, परगनों में बांटा जाता था। परगनों का सबसे बड़ा अधिकारी होता था कौन? आमील। आमील सबसे बड़ा अधिकारी होता था। इसको मुसरिफ भी कहते थे, मुसरिफ भी बोला जाता था, ठीक। इसके अंदर में एक खजांची और 2 क्लर्क रहते थे। एक खजांची इसके अंदर रहेगा, खजांची, और 2 क्लर्क भी इसके अंदर काम करते थे, जिसके लिए आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक। ये चीज़ हो गई। शासन की सबसे छोटी इकाई उसके बाद में आती थी गांव। गांव में चौकीदार, पटवारी, चौधरी और खुत और मुद्दत और पैतृक अधिकारी थे जो शासन को लगान वसूलने में सहायता करते थे। और इसके अतिरिक्त गांव में पंचायतें होती थी जो शिक्षा, न्याय, सफाई आदि स्थानीय कार्यों को भी करती थी। गांव होगी सबसे छोटी इकाई। अब इसके बाद राजस्व व्यवस्था में देखिए जो जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो जान लेते हैं। दिल्ली सल्तनत की आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नियमित साधन भू राजस्व, लगान वसूल करना था। और फिर उसके बाद लगान, इनके यहाँ भूमि को 4 भागों में बांटा जाता था। कौन कौन सी भूमि होती थी? खालसा भूमि। फिर उसके बाद मुसलमान विद्वान होता था, उसको इनाम, कोई इनाम नहीं, को ये होगा इधर अलग और इनाम अलग होगा, को इनाम में दी जाती थी, या संतों को इनाम में दी जाती थी, या वक्फ के रूप में भूमि दी जाती थी, उस टाइप की भूमि हो गई। फिर तीसरी आती थी मुक्तियों को दी जाने वाली क्लोम, विभक्त भूमि को कहा जाता था। फिर उसके बाद में अगला नंबर आता था सुल्तान की अधिकता स्वीकार कर लेने वाले हिंदू सामंतों की भूमि थी। यह भी जो है इनसे भी कर वसूल किया जाता था। खालसा भूमि का प्रबंधन इसका प्रबंधन करता था केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता था। इनाम, मिल्क और वक्फ भूमि राजस्व से मुक्ति थी। ये जो है ये राजस्व इसका नहीं वसूलते थे, राजस्व नहीं वसूला जाता था इसका, ठीक। ये हो गया। फिर उसके बाद में इन सब से वसूला जाता था। सल्तनत काल में प्राप्त कौन कौन से कर लगाए जाते थे? 5 प्रकार के कर लगाए जाते थे। कौन से नाम है? उस्र। उस्र कौन सा होता था? मुसलमानों से लिया जाना भूमि कर। ये सब चीज़ें एकदम बिल्कुल बहुत बार एग्ज़ामों में पूछी जाती हैं। आपको ये पेट के लिए नहीं, ये और भी एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आप इसके बाद में कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा, इसको पढ़ लेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छे से नॉलेज हो जाएगी। और उसके बाद में अगर कोई अपने आप से बुक भी आपने पढ़ ली तो आपको एकदम फिर कोई भी चीज़ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देख लीजिएगा कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इनमें से ही हुए जा रहे हैं। मुसलमानों से ये खराज होता था, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि से कर, ठीक। फिर उसके बाद खम्स होता था, लुटे हुए धन, खानों और भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति। लूटे हुए धन, खानों और भूमि में गड़े हुए खजाने में गड़े हुए खजानों से, ठीक। ये चीज़ हो गई। फिर ज़कात हुआ। ज़कात क्या होता था? इसमें क्या है, ये 1/5 भाग होता था। ये पूछा गया क्वेश्चन है।
1/5 भाग वसूला जाता था इसमें, खम्स में, लूटे हुए धन। फिर उसके बाद मुसलमानों का धार्मिक कर होता था ज़कात। मुसलमानों का धार्मिक कर, मुसलमानों का ठीक, ये हो गया। जजिया कर किससे लिया जाता था? गैर मुसलमान हिंदू से लिया जाता था, गैर मुसलमानों से ठीक, ये धार्मिक कर लिया जाता था। फिर तुगलक ने ब्राह्मणों से जजिया कर लिया था, ये चीज़ पढ़ाई भी थी, आपको बताई थी। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं न्याय व्यवस्था के बारे में। मुस्लिम कानून के 4 स्रोत थे, कौन कौन से? कुरान, इजमा, हदीस और कयास, ये मुस्लिम कानून के 4 स्रोत थे। कुरान मुस्लिम कानून का मुख्य स्रोत था। कानून का स्रोत इजमा कहलाता था। हदीस में पैगंबर के कथन और कार्यों का उल्लेख था। ठीक, ये हो गया। फिर इसके बाद में इस्लामी कानून की व्याख्या करने वाले को क्या कहते थे? व्याख्या। ये एक बार पूछा गया क्वेश्चन है। मुजतहिद कहते थे कानूनों की व्याख्या करने वाले को। दिल्ली सल्तनत में न्याय विभाग को दीवान ए कजा कहा जाता था। न्याय विभाग दीवान ए कजा कहते थे न्याय विभाग को, न्याय विभाग। फिर सुल्तान सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था। अभी इससे पहले आपको बता दिया हमने। सुल्तान की अनुपस्थिति में मुख्य काजी सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था। सुल्तान की अनुपस्थिति में कौन होता था? सुल्तान मान लीजिए नहीं है तो मुख्य काजी सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था। बड़े बड़े नगरों में अमीर ए दाद नाम के पदाधिकारी रखे गए थे। अमीर ए दाद नामक पदाधिकारी होते थे, जिनका कार्य क्या होता था? आधुनिक सिटी मजिस्ट्रेट के समान उनका कार्य था। इनकी सहायता के लिए नाइब ए दाद बक नामक पदाधिकारियों को रखा जाता था। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं सैनिक संगठन के बारे में। इनके सैनिक दिल्ली स्थित सुल्तान की सेना हास्म ए क्लब कहलाती थी तथा सेना विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? ये सेना का नाम हो गया। फिर उसके बाद सेना का प्रमुख कौन होता था? प्रमुख होता था दीवान ए अर्ज, प्रमुख होता था। प्रांतों में उत्तरदायित्व किसका होता था? प्रांतीय आरिज, ये प्रांतों में होता था। सुल्तान के सैनिक क्या कहलाते थे? सैनिक कहलाते थे खास खेल। सुल्तान की सेना में शाही गुलाम, रक्षक, जानदार और अल्फाज क्लब कहलाते थे। सर्वप्रथम स्थायी सेना की नींव किसने डाली थी? ये मैंने जब पढ़ाया था तब आपको बताया था। ये जब अलाउद्दीन के बारे में बताया था, सर्वप्रथम अलाउद्दीन ने स्थायी सेना डाली थी। ये इसमें भी फिर बताए दे रहे हैं आपको। और इसने बहुत सारे सैनिक सुधार भी किए थे। फिरोज तुगलक ने सैन्य तंत्र को फिर से सामंती संगठन में परिणत कर दिया था। लोदियों ने सेना कबीलों के आधार पर संगठित की थी। ये एक बार पूछा गया है क्वेश्चन। लोदियों ने सेना जो है कबीलों के आधार पर संगठित की थी। फिर सेना को दशमलव पद्धति के आधार पर संगठित किया जाता था। सुल्तान सबसे बड़ा सेनापति होता था। फिरोज तुगलक ने सैनिकों को वेतन भू राजस्व के रूप में देने का प्रथा प्रारंभ की थी। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, वेतन भू राजस्व के संबंध से, राजस्व के रूप में फिरोज तुगलक। ठीक, ये चीज़ हो गई। अब फिर आगे बढ़ते हैं, सल्तनत कालीन कला एवं सभ्यता के बारे में जानते हैं। सल्तनत काल में इस्लामी और भारतीय स्थापत्य शैली के सम्मिश्रण के रूप में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला शैली का विकास हो जाता है। इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली के क्रमिक विकास की प्रक्रिया कब से स्टार्ट होती है? 1206 ईस्वी से प्रारंभ हुई। और इसका प्रथम चरण कब तक चला? 1296 ईस्वी तक चला प्रथम चरण। फिर दूसरा चरण, इस चरण की शैली को क्या कहते थे? ममलूक शैली इसको बोलते थे। ये इसका टाइम पीरियड हो गया। दूसरा चरण 1296 ईस्वी से आरंभ होकर के 1316 ईस्वी तक चला। इसको क्या कहते थे? खिलजी शैली।
खिलजी शैली बोलते थे। फिर तीसरा चरण 1316 ईस्वी से 1398 ईस्वी तक चला। इसको 1300 लोधी शैली बोलते थे, लोधी शैली बोला जाता था। इसमें काल में लोधी वंश के पतन तक यह जारी रहा। फिर प्रांतीय राज्य के बारे में जानते हैं, कौन कौन से प्रांतीय राज्य थे। इनके बारे में भी बीच बीच में कभी कभी पूछा जाता है कि इस राज्य की स्थापना किसने की थी, क्या चीज़ थी, किसने बसाया था, इसलिए आपको हम बता दे रहे हैं। जैसे जौनपुर प्रांतीय राज्य था, इसकी स्थापना फिरोज तुगलक। कब स्थापना? 1359। ठीक। फिर गोमती नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे जो चीज़ें पूछी जाती हैं बता दे रहे हैं। जौनपुर के सूबेदार मलिक हुसैन सरवर सर्की ने यहाँ स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। इसकी उपाधि सुल्तान उस सर्क रखी। इसके बाद मलिक करन फूल मुबारक शाह शासक बना, जिसने पहली बार सुल्तान की उपाधि ली। ठीक। फिर सर्की वंश का पहला सुल्तान कहलाया इब्राहिम शाक सर्की। सर्की वंश का महानतम शासक था। इब्राहिम को सिराज हिंद की उपाधि दी जाती है। इब्राहिम सर्की को इब्राहिम शाह सर्की ने शासन जौनपुर पे कब तक किया है? 1401 से लेकर के 1440 तक। इसको सिराज हिंद बोलते थे, सिराज ए हिंद। ठीक। ये चीज़ हो गई उसकी आपकी। इसमें बता दिया आपको कौन कौन से शासक रहे। फिर आगे आता हुसैन शाह सर्की आता है, वो 1458 से लेकर के 1505 तक अंतिम सुल्तान रहता है इनका। बहलोल लोधी ने जौनपुर पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया था, सर्की वंश को समाप्त कर दिया था। यहाँ पर कौन कौन सी प्रमुख मस्जिदें हैं? जंजरी मस्जिद, अटाला देवी की मस्जिद, जामा मस्जिद, यहाँ पर जो है प्रमुख मस्जिदें हैं। फिर आता है बंगाल का नंबर। बंगाल 1340 ईस्वी में फ़खरुद्दीन ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय बंगाल में एक स्वतंत्र राज्य का निर्माण किया था। ठीक। 1340 ईस्वी में नसीरुद्दीन अबुल मुजफ्फर महमूद ने बंगाल के इलियास शाही राजवंश की स्थापना की। इसने गौड़ को राजधानी बनाया। अब यहाँ पे प्रमुख मस्जिदें बता देते हैं, कभी कभी पूछ ली जाती हैं, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। अदीना मस्जिद है यहाँ पर फेमस। फिर एक लाखी मकबरा। फिर इसके बाद में लोटन मस्जिद। फिर सोना मस्जिद। ठीक। ये चीज़ें हो गई यहाँ पे वो लिखनी, ये सब मस्जिद हैं। आगे आता है गुजरात। इसमें 15वीं शताब्दी के आरंभ में 1407 ईस्वी में गुजरात के प्रांतपति जफ़र खां ने स्वतंत्र गुजरात राज्य की नींव रखी थी। जफ़र खां। ठीक। ये हो गया। 1411 ईस्वी में अहमद शाह शासक बना। अहमद शाह ने अहमद शाह नगर की स्थापना की। पुरानी राजधानी अहिलवाड़ा की जगह उसने राजधानी इसको बनाया। ये गुजरात हो गया। और यही अहमद शाह गुजरात का ऐसा पहला और अंतिम शासक था जिसने अपनी प्रजा का पर जजिया कर लगाया था। जजिया कर। ठीक। कौन? अहमद शाह। ठीक। ये हो गया। फिर आता है अगला नंबर मालवा का। मालवा स्वतंत्र राज्य की स्थापना जो है दिलावर खां गौरी ने की थी। इसके बाद होशंग शाह शासक बना। नर्मदा नदी के किनारे उसने होशंगाबाद नामक शहर की स्थापना की। नर्मदा नदी, होशंगाबाद नामक शहर की स्थापना की। ठीक। ये चीज़ें हो गई। फिर उड़ीसा आता है। उड़ीसा राज्य गंगा के डेल्टा के किले से लेकर गोदावरी के मुहाने तक फैला हुआ था उस टाइम पर। इस राज्य की स्थापना अनंत वर्मन ने की थी। लगभग 72 वर्षों तक इसने शासन किया था उड़ीसा पर। ठीक। ये चीज़ हो गए। अनंत वर्मन ने वहाँ पर जगन्नाथ मंदिर का, ये पूछा जाता है आपसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, इसीलिए हम बता रहे हैं। पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था।
ठीक। और फिर भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण कराया था। बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर। ठीक, ये चीज़ें हैं। फिर इसके बाद कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? इन्हीं के वंश का था, नरसिंहम प्रथम। इसने शासन किया था 1238 से लेकर के 64 ईस्वी तक। इसने सूर्य मंदिर कोणार्क। के बाद आता है कमाटा कामरूप, आधुनिक असम राज्य को, ये आधुनिक असम है, असम राज्य को प्राचीन रूप, जो प्राचीन नाम था कामरूप। ठीक, इसका नाम से जाना जाता था। कामरूप के राजा कौन थे? भागदत्त। और उनके वंशजों ने लगभग इस पे 3000 साल तक, 3000 वर्षों तक यहाँ पर शासन किया है इन्हीं के वंशों ने। ठीक, अब फिर आगे बढ़ते हैं। आता है अगला कश्मीर। 13वीं सदी में कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य था और हिंदूशाही वंश था यहाँ पर 13वीं सदी में। फिर उसके बाद में 1286 ईस्वी में सिंहदेव ने वहाँ पर नवीन हिंदूशाही राजवंश की स्थापना की थी। सिंहदेव नवीन हिंदूशाही राजवंश की स्थापना की थी। कश्मीर का पहला मुसलमान शासक कौन था? शमसुद्दीन शाह। शमसुद्दीन शाह पहला मुसलमान शासक था वहाँ पर। और सिकंदर ने ही मार्तंड मंदिर का विनाश किया था वहाँ पर। ये चीज़ एक बार क्वेश्चन पूछी गई है। सिकंदर ने मार्तंड मंदिर का विनाश किया था वहाँ पर। ठीक, इसलिए इसको मूर्ति तोड़ने वाला भी कहा जाता था। फिर उसके बाद में आगे ये चीज़ें हो गई कश्मीर। आगे फिर आता है मेवाड़। 14वीं और 15वीं शताब्दी में मेवाड़ सर्वाधिक शक्तिशाली राजपूत शासक थे ये लोग, राजपूत। इसकी प्राचीन राजधानी थी नागदा। फिर चैत्र सिंह गुहिल वंश का शासक था जिसने चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी बना दिया था। बाद में चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी बना दिया था। इसके बाद आता है सिंध में सुमीर राजवंश था, सुमीर राजवंश। ठीक, ये चीज़ें हो गई आपकी। फिर आगे वारंगल का काकतीय था। इसके जो है यहाँ पर रुद्र प्रथम ने वारंगल के काकतीय राज्य की राजधानी बनाया था। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर गणपति की पुत्री रुद्रमा देवी वारंगल की एक उल्लेखनीय शासिका थी। ये पूछा गया क्वेश्चन है, रुद्रमा देवी। इन्होंने जो है बहुत दिन तक इनको छुपा के रखा गया था। इनको लड़का बताया जाता था कि ये लड़का हैं। फिर लेकिन ये थी इनकी पुत्री। ठीक, इनको लड़के की तरह से ये रहती थी। रुद्रमा के पश्चात प्रताप रुद्र देव यहाँ पर शासक बने थे। गयासुद्दीन तुगलक ने जीतकर इससे दिल्ली में मिला लिया था बाद में। फिर इसके बाद में आता है देवगिरी के यादव। ये चालुक्यों के सामंत थे, चालुक्यों के सामंत। ये सब चीज़ें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसमें एक एक चीज़ बीच बीच में क्वेश्चन छोटी छोटी पूछी गई हैं कभी कभी, तो इसलिए हम आपको पूरी चीज़ें बताए दे रहे हैं। ठीक, चलिए अच्छा इनको छोड़ देते हैं, इनको भी देखेंगे, इनको क्वेश्चन में हम करवा देंगे आपको। आगे जो भी होंगी इंपॉर्टेंट उनको बता देंगे। इस तरह से ये जो है हमारा लेक्चर हो जाता है ख़त्म। इसमें हमारा सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इसके बाद में अगला हम टॉपिक अपना कंप्लीट करेंगे। ये 3 लेक्चर में जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको सभी बता दी हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दूसरों को शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। अब हम जो है आगे शुरुआत करेंगे। जैसे ही आपका ये एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा फिर हम जो है एकदम सिलेबस वाइज एक एक टॉपिक वाइज पूरा कंप्लीट आपका सिलेबस करवाएंगे। लेखपाल के लिए आपका सिलेक्शन गारंटी के साथ में कंफर्म हो जाएगा अगर आप जो है मैंने जैसे बताया उस तरह से रूटीन बना करके पढ़ते रहेंगे तो उस तरह से आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। तो वीडियो देखते रहिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें, जिनमें कोई भी वीडियो उनकी छूटे ना और उनका सिलेक्शन भी जल्द से जल्द हो जाए। मिलेंगे अगले लेक्चर में। नमस्कार, धन्यवाद।